हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इसके पहले तुगलक डायनेस्टी को कर लिया था, एक गैप हो गया है। बट मुगल को हम लोग, मुगल नहीं, दिल्ली सल्तनत यानी पूरा मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। और ये वो सेक्शन है जहाँ से आप सारे के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग खिलजी डायनेस्टी को देखते हैं। आपको पता है जब गुलाम वंश समाप्त हुआ उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। ये मेनली जो है तुर्क थे, और खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही इलवड़ी वंश का एकाधिकार समाप्त हो गया, और इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। इसके साथ भी और भी फैक्ट मैं बोलता चलूंगा, आप सुनते रहिए आराम से। खिलजी जब सत्ता में आए उसको खिलजी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इलवड़ी वंश तो समाप्त हो गया, और ये पहला ऐसा डायनेस्टी था जिनको ना ही जनता का, ना ही अमीर वर्ग का, और ना ही उलेमा वर्ग का किसी का भी समर्थन इनको नहीं प्राप्त था। और नस्ली आधार जो कहा जाता था हमेशा उच्च कुल के लोग ही सत्ता संभाल सकते हैं, बलबन ने ऐसा कहा भी था, तो उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। खिलजी तुर्क थे, जलालुद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। जलालुद्दीन खिलजी ने जो अधिकार किया, एक्चुअली जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी और आरिजे मुमालिक का पद दिया। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद के द्वारा बनाया गया अपूर्ण किलखोड़ी महल में ही, ये पूरी तरह से नहीं बना हुआ था, किलखोड़ी महल था, उसमें राज्याभिषेक करवाया। लेकिन बलबन के लाल महल में उसके मरने के बाद भी इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो बहुत हिम्मती ये नहीं थे जो अलाउद्दीन खिलजी था। खैर, तो जलालुद्दीन के द्वारा जो किलखोड़ी महल था उसी में राज्याभिषेक कराया, ये भी सवाल पूछा जाता है, लाल महल में नहीं करवाया। और ये पहले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं जो हिंदू जनता के प्रति उदार थे, काफ़ी पोलाइट थे। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल लिबरल पॉलिसी, एकदम नरम नीति का पालन किया। बलबन के जितने सगे संबंधी थे उन लोगों को भी रहने दिया, इसके अलावा जो भी स्टाफ पहले से थे उनको भी रहने दिया, और पैसे वैसे भी बांटे। तो कुल मिला के ये बिल्कुल ही लिबरल थे। जलालुद्दीन ने क्या किया? जलालुद्दीन ने गैर तुर्क, तुर्क, भारतीय मुसलमान सबको शासन में समान को सम्मिलित किया और एक एक्सटेंशन दिया, एक विस्तार दिया मुस्लिम राज्य को। ये भी हुआ। इन्होंने बलबन के सिंहासन पर ना बैठा और किलखोड़ी वन को राजधानी बनाई। धार्मिक रूप से उदार थे, क्योंकि ये कहते थे कि हिंदू जुलूस के रूप में गीत गाते, ढोल बजाते मेरे महल के पास से गुजरते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का जो अभियान था, वो पहला अभियान था, इन्होंने देवगिरी के रामचंद्र पे अटैक किया था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इन्हीं के टाइम में ईरानी फ़कीर सीदी मुल्ला को हाथी के पैरों के तले इन्होंने कुचलवा दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। और यहाँ पे ये भी है कि जलालुद्दीन खिलजी विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाते थे, और उन्होंने कहा भी था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। इट मीन्स कि ये काफ़ी उम्र दराज थे और उस दौरान राजा बने थे, तो ये बड़े ही, चूँकि कोई किसी का सपोर्ट नहीं था, तो बहुत ही पीसफुली ये शासन चलाना चाहते थे। इन्हीं के टाइम में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पे अटैक किया। जलालुद्दीन ने उनको हरा दिया। बाद में चंगेज खां के वंशज थे उलुग जो थे वो 4000 समर्थक के साथ इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करके भारत में रहने का सोचा। और आपको पता है मंगोलपुरी एक जगह है, मुझे अभी भी याद है, 901 नंबर की बस जाती है नई दिल्ली से। एक्चुअली हम लोग मुखर्जी नगर के दौरान, जो भी मुखर्जी नगर के आसपास रहते होंगे वो बस पकड़ने जाते होंगे, तो उनको स्टेशन जाना होता था, तो 901 नंबर की बस मिलती थी, सबसे ज़्यादा वही चलती थी। तो वो वही मंगोलपुरी है जहाँ पे नए मुसलमानों को रहने की अनुमति दी गई थी। उनको नवीन मुसलमान कहा गया था, और उसका जगह का नाम मंगोलपुरी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 19 जुलाई 1926 की कहानी है। जलालुद्दीन का जो भतीजा और दामाद अली गुरसब था, उन्होंने उनसे मिलने गए थे। अलाउद्दीन से मिलने गए थे, क्योंकि मिलने इसीलिए गए थे कि अलाउद्दीन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के रामचंद्र को, जो देवगिरी के शासक थे, उनको अटैक किया, उनको लूटा और बहुत बड़ी संख्या में धन दौलत लेके आ गए।
धन दौलत लेके आ गए। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने चाचा को बुलाए, एक्चुअली ये भतीजा भी थे और दामाद भी थे। तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन के पास आ गए, लेकिन अलाउद्दीन ने इनको मरवा दिया और मरवाया, और साथ ही में जो बलवन का लाल महल है वहाँ पे राज्याभिषेक करवाया। एक दबंग जिसको रूलर कहते हैं ना, वो था ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन इन्होंने किया। इन्होंने जो अपनी उपाधि ली, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वा दीन मोहम्मद शाह खिलजी के नाम से, याद करने की जरूरत नहीं है। जलालुद्दीन ने उनको अमीर तुजुक का पद दिया था, और अलाउद्दीन के काल से ही भारत में कहा जाता है कि साम्राज्यवाद शुरू हुई। जैसे ही अलाउद्दीन सुल्तान बना, उन्होंने इसके पहले के जितने भी राजा महाराजा थे उनके परिवारों को खुलेआम कत्ल करवा दिया, सबको हटा दिया, मतलब पूरा जड़ के साथ ही समाप्त कर दिया चीज़ों को। और साम्राज्यवादी पीरियड इनका स्टार्ट होता है, इन्होंने सबसे पहले मालवा पे अटैक किया, मालवा को लूटा। और अच्छा, अलाउद्दीन का ध्यान एक चीज़ और रखिएगा, अलाउद्दीन ने एक तो रक्त और तलवार की नीति अपनाई, क्योंकि मंगोलों के खिलाफ बहुत अटैक हुआ था, तो रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि ये एक नया धर्म चलाना चाहते थे, पहला। दूसरा, ये विश्व विजेता बनना चाहते थे। इनके पास दो था, एक तो नया धर्म चलाना चाहते थे, दूसरा विश्व विजेता भी बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी ली थी। लेकिन दोनों ही प्लान को काजी अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको अगर विश्व विजेता बनना है तो आसपास के पहले चीज़ों को जीतिए, क्योंकि सिकंदर की तरह आपके पास अरस्तू नहीं है, और धर्म नया बदलने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो अलाउद्दीन ने, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो अलाउद्दीन ने इस प्लान को छोड़ दिया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और हसन इमामी दोनों थे। उन्होंने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन ने क्या किया, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ अलग अलग अभियान किए। दक्षिण में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर, इन सब जगह पे अटैक किया। और दक्षिण में मलिक काफूर जो एक हिजरा था, उसके नेतृत्व में अभियान हुआ, जो अभियान देवगिरी से होते हुए मदुरई यानी पांड्य राज्य तक गया था। ये सारी चीज़ें हुई। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट है, जैसे गुजरात में जो अभियान हुआ, वहाँ पे राजा कौन थे, रायकर्ण बघेल वहाँ के शासक थे। उनके मंत्री अलाउद्दीन से सहायता मांगी कि आइए और मदद कीजिए। अलाउद्दीन मौके की तलाश में थे। उलुग खां और नुसरत खां को भेजा गुजरात पर अटैक करने के लिए। तो गुजरात के जो शासक रायकर्ण बघेल थे, वो अपनी बेटी देवल देवी के साथ तो भाग गए, लेकिन उनकी वाइफ जो रह गई कमला रानी, वो वहीं रह गई। तो देवल देवी के साथ ये देवगिरी के राजा रामचंद्र के पास जाके शरण लिए, लेकिन उनकी पत्नी कमला देवी रह गई, जो पकड़ ली गई, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे शादी कर ली। दूसरा रणथंभौर का अभियान है। यहाँ क्या हुआ, रणथंभौर के अभियान में क्या हुआ कि वहाँ हमीर देव शासक थे। हमीर देव तो मारे गए इसमें, लेकिन कहा जाता है कि सभी स्त्रियों ने जौहर व्रत किया। और रणथंभौर के अभियान में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उससे भी बड़ा, वो ये है, रणथंभौर में हमीर देव तो है ही हैं, इस अभियान में अमीर खुसरो भी थे। और अमीर खुसरो ने जो जौहर व्रत है इसका प्रथम चित्रण किया है। एक्चुअली उन्होंने आंखों से देखा था, तो उनका चित्रण है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फिर चित्तौड़गढ़ सबको याद ही होगा। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, पूरा क्लियर नहीं है। अमीर खुसरो और हसन इमामी क्या कहते हैं, ये मारे नहीं गए थे, बल्कि ये हार गए थे। इन्होंने आत्मसमर्पण किया और कुछ समय तक शासन भी किया। अलाउद्दीन ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे, और खिज्र खां को वहां का शासक नियुक्त किया। मलिक मोहम्मद जायसी याद ही होगा, उनकी जो महाकाव्य है उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में एक कहानी मिलती है पद्मिनी की। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी। जब राणा रतन सिंह की मौत की खबर आती है, तो इन्होंने जितनी राजपूत रानियां थीं उनके साथ जौहर व्रत, सामूहिक जौहर किया है। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में इतिहास में नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी से ही पता चलता है। दूसरा, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और इन्होंने जौहर व्रत धारण किया। मूवी में तो आप लोगों ने रट ही लिया होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत का भी अभियान किया गया।
दक्षिण भारत का जो अभियान था वो मेनली मलिक काफूर के अंतर्गत किया गया था। काकतीय राज्य काकतीय राज्य जो है तेलंगाना के दक्षिण पूर्व में है। वहाँ प्रताप रुद्र द्वितीय थे, राजधानी वारंगल। उसके बाद तेलंगाना के दक्षिण में होयसल था, जहाँ वीर बल्लाल तृतीय थे, इनकी राजधानी दार समुद्र, और नीचे पांड्य राज्य था। सब जगह मलिक काफूर ही गए थे। मलिक काफूर जब देवगिरी पहले पहले पहुंचते हैं तो रामचंद्र को हरा देते हैं। हरा के उनको फैमिली के साथ भेज दिया कि दिल्ली जाइए। रामचंद्र साहब दिल्ली रहे, 1 साल तक रहे भी वहाँ पे। बाद में उनके साथ अच्छा रिस्पेक्ट किया गया और राय रायन की उपाधि देकर उनको वापस अपनी जगह पे भेज दिया गया। 1 लाख सोने का टंका भी दिया गया, नवसारी का एक्स्ट्रा जिला भी दे दिया गया और छतरी दे दिया है कि आप हमारे अंदर काम करेंगे। देवगिरी का मामला जैसे ही निपटा, मलिक काफूर आ गए काकतीय वंश तेलंगाना के पास, प्रताप रुद्र द्वितीय थे। अब इन्होंने आत्मसमर्पण इन्होंने भी कर दिया, ये तो हार गए। लेकिन ये गए नहीं, ये ध्यान रखना है, ये गए नहीं वहाँ अलाउद्दीन के पास। इन्होंने एक मूर्ति बनाई सोने की, उसमें जंजीर लगवा दी और ये बता दिया कि भैया हम एक्सेप्ट कर लिए आपकी अधीनता, और इससे ही ये भी मान गए। और कोहिनूर जो वारंगल के गोलकुंडा खान से निकला था, याद रखिएगा, वारंगल के गोलकुंडा खान से निकला था, ये यहाँ से लेके चले गए। मलिक काफूर दार समुद्र के बाद वीर बल्लाल तृतीय को हराया, उनको दिल्ली भेजा और उनको भी एक मुकुट, एक छत्र, 10 लाख टंका उपहार में मिला, फिर उनको भेज दिया गया। लेकिन ये आगे पांड्य में भी गए। पांड्य तो चले गए जहाँ वीर पांड्य और सुंदर पांड्य 2 भाई थे, लेकिन मामला वहाँ बना नहीं। आपस में ये लड़ते झगड़ते थे, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे दोनों का दोनों फरार, दोनों का दोनों भाग गए। अब कफूर साहब ने वहाँ से लिंग महादेव, सोने की मंदिर को, इन सबको लूटा। राज्य पांड्य ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, राजा ही नहीं है तो अधीनता किस बात का, जितना लूटपाट मचाना था किया, और उसके बाद वो वापस आ गए। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी हैं जिनके टाइम में सबसे अधिक मंगोलों का अटैक हुआ था, सबसे अधिक अटैक हुआ था। अब इस अटैक से बचने के लिए उन्होंने 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी और किलेबंदी किया था। ठीक है, सीरी को राजधानी बनाई, किलेबंदी किया। इनके टाइम में बहुत सारे विद्रोह भी हुए, अमर खां, मंजू खां, इन सब का। तो इतना ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, लोकल लेवल पे भी हो रहा था, सरदार लोग विद्रोह कर रहे थे। इनको लगा कि ऐसा क्या स्टेप उठाएं, तो उन्होंने स्टेप उठाया। क्या उठाया? पहले तो प्रशासन में खुद दिलचस्पी लेने लगे। दूसरा, खुद शराब पीना बंद कर दिया और शराब की बिक्री बंद करवा दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, शराब की बिक्री का जो बंद करने का प्रभाव था वो राजधानी के आसपास ही था। अमीर वर्गों के बीच वैवाहिक संबंध, मेलजोल पे रोक लगा दी, यानी बिना सुल्तान के परमिशन के 2 अमीर के बीच में शादी का रिश्ता या पार्टी ये सब नहीं हो सकता था। इनकी गुप्तचरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि पति पत्नी एक दूसरे से, भाई भाई एक दूसरे से, दोस्त एक दूसरे से बात करने से डरते थे कि कौन स्पाई ना हो जाए, कौन गुप्तचर ना हो जाए। तो ये था। उसके अलावा धन का जो कंसंट्रेशन था, धन का जो संकेंद्रण था, उसको रोकना था, क्योंकि इनको लगता उसी कारण ये सब हो रहा है। तो जो भी लैंड डोनेट किया गया था वो मैक्सिमम लैंड को जो खालसा भूमि में बदल दिया, यानी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने अमीर, शासकीय कर्मचारी और विद्वान को छोड़कर को जो दिया था वापस ले लिया। इसमें सिर्फ योग्य व्यक्तियों के को छोड़ा गया, अदरवाइज सारे जो जमीन थे उसको इन्होंने खालसा भूमि में बदल दिया। ये यहाँ का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लैंड का माप भी करवाया, मेजरमेंट भी करवाया, और कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने भूमि की माप करवाई। अच्छा, कमाल बात ये था कि लैंड का तो इन्होंने माप करवाया ही करवाया, लेकिन मतलब आम लोगों का तो ज़मीन का नाप करवाया ही करवाया। ये जो खुद मुकदुम और चौधरी थे, इन लोगों का भी नाप करवाया और इन लोगों से भी टैक्स लेने लगे। इन लोगों का काम क्या था? टैक्स वसूल करना और जो भी बीच का बचा वो रख लेना। लेकिन इन्होंने, और इनका ज़मीन फ्री होता था, ये इससे भी टैक्स लेने लगे। कहा जाता है कि जो खुद मखदूम और चौधरी या बड़े बड़े लोग जो घोड़े पे चढ़ते थे, उनको पान खाने तक की दिक्कत होने लगी। इतना दिक्कत हो गया इनको, क्योंकि इनको लगता था पैसे के कारण ये हो रहा है। मिडिल मैन का अंत कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ये हिंदू जागीर थे, खुद मुकदम और चौधरी, लैंड राजस्व के बदले हुक एक होती के रूप में उनको भू राजस्व का 10% मिलता था, वो सब इन्होंने बंद कर दिया।
लैंड रेवेन्यू भू राजस्व 50% तक निर्धारित किया गया। और दोआब जो क्षेत्र था जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टैक्स बढ़ाया है, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी 50% कर चुके थे। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में कर वृद्धि की, उस समय वहां का फसल खराब हो गया। तब भी ये रुक जाते हैं 1 साल 2 साल, तो ये रुके नहीं, जबरदस्ती जो टैक्स वसूल करने लगे उस पर लोग गुस्सा गए। इसके अलावा घड़ी और चराई कर भी लगाया गया। जैसे अभी लगता है ना 2.5 लाख रुपए टैक्स, 5 लाख पे, 10 लाख पे, तो वो जो टैक्स लगाया गया तो दूध देने वाले पशुओं पर भी लगाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फरिश्ता क्या कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं इतना तो किया गया, लेकिन 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय या 10 बकरी, इतना किसी के पास है तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा है तो लगेगा। अभी होता है ना 2.5 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, उसी तरह से ये मिनिमम कर दिया गया था, इससे ज़्यादा है तो लगेगा। लैंड रेवेन्यू था उसको अनाज में वसूलने की प्राथमिकता दी गई थी, यानी कैश की जगह अनाज में, क्योंकि अनाज की कमी को पूरा किया जा सके, या अनाज जो इनका अपना कंट्रोल्ड मार्केट था, नियंत्रित बाजार था, उसमें अनाज की कमी किसी भी स्थिति में ना हो। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो खम्स किसको कहते हैं, लूट के माल को खम्स कहा जाता है। तो लूट के माल को खम्स कहते हैं, इसका नियम बदल दिया। पहले नियम था 4/5। पहले नियम था कि जो भी सैनिक लूट के आते थे सामान, कभी अटैक कहीं किया तो उसको खम्स कहा जाता था। उसका 5 भाग में 4 भाग सैनिक रखते थे, 1 भाग राजघराने में, राज्य कोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने इस नियम को बदल दिया। उन्होंने कहा कि 4 भाग राजकीय खजाने में और 1 भाग सैनिकों के अंदर बटेगा। उसके अलावा सैनिक सुधार किया गया, बड़ी संख्या में सेना रखी गई, उनको नगद सैलरी दिया जाता था। और इतनी बड़ी संख्या में सैलरी देने वाले ये पहले सुल्तान थे। अब यहाँ भी समस्या है, समस्या ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जो सेना है, इनको सैलरी देने अगर दिया जाए नॉर्मल रेट से, तो कहा जाता है कि अगर पूरे राजमहल का सोना भी पिघला दिया जाए, खाने के बर्तन तक पिघला दिया जाए, तब भी सेना को पूरा सैलरी नहीं दिया जा सकता था। तब इन्होंने सोचा कि कुछ और करते हैं, तो इन्होंने नियंत्रित बाजार प्रणाली स्थापित की, राशनिंग की व्यवस्था स्थापित की। ये सारा इन्होंने किया। और सेना के लिए सेना की नियुक्ति आरिज ममालिक के अधीन कर दी गई। इस दाग और हुलिया पद्धति भी इन्होंने लागू किया। क्यों किया? क्योंकि एक ही घोड़े को बार बार बदला ना जा सके, या सेना का भी जो हुलिया था वो भी बनाया जाने लगा। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू वसूली में दोषों को दूर करने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। किसने? अलाउद्दीन ने। याद रखिएगा ठीक से, अलाउद्दीन ने की। क्यों किया? इसीलिए किया कि बहुत सारी जगह से पैसे फंसे हुए थे, नहीं आ रहे, तो उन सब का रिकॉर्ड रख के उसकी वसूली करने का काम दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट को दिया गया। अलाउद्दीन से जुड़ा हुआ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अलाउद्दीन की बाजार नीति। उन्होंने इसके लिए 8 नियम लागू किए गए। पहला क्या था? पहला गल्ला बाजार। अनाज की मंडी के लिए सहनाए मंडी के दफ्तर में सब जो भी व्यापारी थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और इस समय सहना ए मंडी के मालिक के जो ऑफिसर थे वो मलिक काबुल थे। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? मलिक काबुल थे, तो जो भी इनको अनाज बेचना हो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। दूसरा वस्त्र बाजार था जिसका नाम था सराय ए अदल। यहाँ क्या था? यहाँ ये था कि कपड़े से रिलेटेड ये मार्केट था, लेकिन कपड़े के अलावे लंबे समय तक जो चीज़ें टिक सकती थी वो भी यहाँ बेचा जाता था। जैसे जड़ी बूटी, घी, तेल लंबे समय तक टिक सकता था, उसको यहाँ बेचा जाता था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन का ये भी आदेश था कि यदि देश के विभिन्न भाग और विदेशों से व्यापारियों के द्वारा लाए गए सभी कपड़े सरकारी रेट पर इसी बाजार में मिलेंगे, यानी सराय अदल में ही बेचा जाएगा, वो लोकल मार्केट में नहीं बेच सकते। मार्केट के लिए अलग अलग मार्केट था सबके लिए। घोड़े के लिए अलग मार्केट, मवेशी के लिए अलग, दासियों के लिए अलग मार्केट, इनका भी अलग कीमत तय किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को रखता था, उनको पैसे भी दे के सामान लाने के लिए भेजता था। यदि कोई दुकानदार कम तौल देता था और पता चल जाता था तो उस दुकानदार के जितना कम तौलता था उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था।
तो इस तरह से स्ट्रिक्ट रूल था पूरा, और इसके कारण कोई भी कम तौलने की हिम्मत नहीं करता था। बाजार व्यवस्था अच्छे से चले इसके लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की गई। प्रधान मलिक याकूब था इसका, और सहनाय मंडी पे मलिक काबुल की नियुक्ति की गई। तो दोनों फैक्ट है, याद रखिएगा। और ये जो बाजार व्यवस्था था इसके बारे में भी कहा जाता है कि इनका ये बाजार व्यवस्था भी दिल्ली के आसपास ही था, और मतलब और जगह पे जो चीज़ें थी वो चल रही थी, क्योंकि इनको सेना के लिए एक अच्छा खासा सैलरी देना पड़ता था, इसलिए कम पैसे में आराम से वो खा पी सके, इसलिए उन्होंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट की। और राशनिंग व्यवस्था, पीडीएस प्रणाली के जो जनक हैं कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है पहला ये सुल्तान है जो कहते थे कि हम राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता है, और इन्होंने तुर्की नस्लवादी नीति को छोड़ दिया, गैर तुर्की मुसलमानों को भी अपॉइंट किया और राजस्व को धर्म से पृथक किया। इन्होंने बोला भी था कि अंतिम दिन क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब अभी जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। अलाउद्दीन ने यामीन उल खलीफा नासिरी अमीर मुमनी यानी खलीफा का नायाब की उपाधि धारण की, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति नहीं ली थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर ने खिज्र खां को, अलाउद्दीन की जब मौत होती है तो मलिक काफूर एक तरह से किंग मेकर हो जाते हैं। खिज्र खां को हटा के उनके नाबालिग पुत्र सिहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया और खुद उसका संरक्षक बन गए। अलाउद्दीन के दो बेटे खिज्र खां और शल्दी खां की आंखें निकलवा दी। तीसरे बेटे मुबारक खां को हजार सुतून के किले में बंद कर दिया, लेकिन बाद में तुर्की सरदार ने मलिक काफूर की हत्या करके मुबारक को आज़ाद करवाया और मुबारक शाह के नाम पे शासक बनाया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, या वैसे ही कहिए कि पहला शासक और आखिरी भी, जिसने खलीफा से वो सम्मान क्या लेंगे या परमिशन क्या लेंगे, उसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी और अल्बसिक बिल्लाह तथा खलीफतुल्ला अल इमाम खिलाफत अल आह की उपाधि ली। ये छोड़ दीजिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हत्या, मुबारक शाह की हत्या खुसरो मुबारक शाह ने करके नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से ये शासक बन गए। ये जो थे उन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो थे, इनको निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन था। निजामुद्दीन औलिया इनको पसंद करते थे। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के विरोधी कौन था? तो दीपालपुर का गवर्नर और वहीं का रक्षक गाजी मलिक। गाजी मलिक वही है जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करते हैं, और इनका निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनता है। आपको पता ही है, निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनता है। तो निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनने का कारण है नसरुद्दीन खुसरो शाह के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, और इन्होंने खुसरो शाह को हराकर अलाउद्दीन के हजार खंभों वाले महल में ये प्रवेश किए और तुगलक वंश की स्थापना की, जिसके कारण इनका निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनता था। कुछ और फैक्ट जो है, जैसे आर्थिक मामलों को देखरेख के लिए दीवाने रियासत नामक नया विभाग बनाया इन्होंने, जिनका व्यापारिक वर्ग पे कंट्रोल था। इसके अलावा मुहत्सिब जनसाधारण का मतलब मुहत्सिब था जो लोगों के अंदर डिसिप्लिन को देखता था। वरीद मुमालिक भी बनाया गया गुप्तचर के लिए। वरीद जिसको गुप्तचर कहा जाता है उसको बनाया गया, तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कई किले और दुर्गों के लिए अनुभवी लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जिसको कोतवाल कहा जाता है। ये अभी के एसपी की तरह होता था। तो इस तरह से अलग अलग रिफॉर्म था जो इन्होंने किया था, और इस खिलजी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट तुगलक में आएंगे।